क्या हाल है मेरे क्लास 10th के हीरो लोग। आज हम लोग आए हैं व्यापार एवं भूमंडलीकरण चैप्टर लेकर के। यह इतिहास का 7वां पाठ है, जो कि इतिहास में मैंने लगभग 7 वीडियो डाला है और 7 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये लगा के 8वां हो जाएगा, लेकिन ये 7वां पाठ है। मैं एक चैप्टर उसमें आगे पीछे पढ़ा दिया हूँ, लेकिन ये 7वां पाठ है। टोटल 8 पाठ है इतिहास का। 7 वीडियो मैंने डाल चुका है, पहले से मैंने डाल दिया। ये मेरा 8वां वीडियो है, ठीक है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू। छोड़ दोगे छूट जाएगा, पढ़ लोगे मजा आ जाएगा। भूमंडलीकरण मतलब क्या? ये चैप्टर का नाम ही है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार का मतलब तो सब जानता होगा, खरीद बिक्री करना। बट भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, दुनिया की अर्थव्यवस्था को जब एक साथ जोड़ा जाता है, इसको कहते हैं भूमंडलीकरण। पीछे पीछे बोल ले, याद हो जाएगा, ठीक है। जब पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को, व्यापार को, संस्कृति को और विचार को, 4 वर्ड रखना है याद। अर्थव्यवस्था को पहला वर्ड, दूसरा वर्ड व्यापार को, संस्कृति को और विचार को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को, संस्कृति को, विचार को, इतना भी लिख दोगे ना, आपस में जोड़ दिया जाता है, जब पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था को, व्यापार को, संस्कृति को और विचार को आपस में जोड़ दिया जाता है, इसे भूमंडलीकरण कहते हैं। खटाक से याद हो गया होगा। अब देखिए, आज भूमंडलीकरण के कारण ही हम लोग, कोई भी देश घर बैठे दूसरे देश से सामान खरीदता है और बेच सकता है। यानी हम भारत के लोग किसी भी देश से सामान मंगवाते हैं और उसको हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे एप्पल मोबाइल हम लोग के यहाँ का नहीं है, अमेरिकन कंपनी है, भारत में आती है, हम लोग उसको खरीदते हैं, यहाँ पर बनाती भी है और हम लोग उसको बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ये कैसे हुआ? तो भूमंडलीकरण के कारण। यानी दुनिया के सभी देशों के बाजार को एक जगह जोड़ दिया गया, ठीक है। पहला सवाल बहुत ही ईजी था और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? देखिए, बहुराष्ट्रीय से यहाँ पे बहु का मतलब ही हो जाता है बहुत ज़्यादा, और राष्ट्रीय मतलब कि जो देश लेवल पर हो, और कंपनी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसका पंजीयन किसी एक देश में होता हो। बात को सुनिएगा गौर से, जिसका पंजीयन किसी एक देश में होता हो मगर वो व्यापार पूरे विश्व में करता हो। एक लाइन सेट करो बात को, कि वह कंपनी जिसका पंजीयन किसी एक देश में हो लेकिन व्यापार वह पूरे देश में, पूरे विश्व में करता हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इससे भारत की बात किया जाएगा तो टाटा हो गया, भारत की कंपनी की बात होगी तो टाटा हो गया। उसके अलावे बाबू रे आपको जो है सैमसंग हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है। देखिए, वैसी बड़ी कंपनी जो केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के 1 से ज़्यादा देशों में अपना कारखाना लगाती है, वैसा कंपनी जो सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर कारखाना लगाती है, ऐसी कंपनियां को क्या कहते हैं? और व्यापार करती है, ऐसी कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे में याद रखना है बाबू रे, सैमसंग, टाटा, नोकिया। ये इजी क्वेश्चन है, एकदम एक बार में सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? इस चैप्टर का बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू। ये गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज के शासनकाल में भारत से जिन मजदूरों को एक अनुबंध पर दस्तखत कराकर गन्ने की खेती के लिए विदेशों में ले जाया जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इस बात को हम आपको समझा देते हैं। देखिए, अंग्रेज जब आया था ना भारत में, तो अंग्रेज शासनकाल में भारत के कुछ मजदूर को बॉन्ड बना करके, यानी कि नहीं लोग कहता है जैसे ज़मीन लेते हैं तो लिखा पढ़ी होता है, वैसे एगो पेपर कागज़ पर उससे सिग्नेचर करवा करके उसको ले गया गन्ना की खेती करवाने के लिए दूसरा देश, इंग्लैंड ले गया। इस तरह के मजदूर को क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। जितना दिन का बॉन्ड बना है उतना साल उसको रहना पड़ेगा, भाग नहीं सकता है, समझे कि नहीं। तो याद रखना है कि अंग्रेज शासन के दौरान भारत से जिन मजदूरों को अनुबंध पर दस्तखत करा करके, देखिए अंग्रेज सरकार के समय में भारत के उन मजदूरों को बॉन्ड बनाकर, अनुबंध बनाकर, दस्तखत कराकर गन्ने की खेती के लिए विदेश ले जाया जाता था, इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। हमारे बिहार के
पश्चिमी इलाके और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में ये मजदूर गए थे। यानी मजदूर भी कहाँ का मजबूर है बाबू, तो भारत के यूपी और बिहार का। यूपी बिहार के लोग सब दिन मजबूरी में जीते हैं। उस टाइम में भी अगर जो मजदूर गया था, कौन गया था, यूपी और बिहार का। भारी लगे तो आसान लाइन भी लिख सकते हो, लिखिएगा कि अंग्रेज शासनकाल में अनुबंध बनाकर मजदूरों से दस्तखत करवाकर गन्ने की खेती के लिए उन्हें विदेश भेजा गया। इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ये सबसे ज़्यादा हमारे भारत के यूपी और बिहार से गए थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर पूछता है। अब आपको जो है तीसरा लिखना है। तीसरा जो हो गया, अब चौथा है हम लोग का बाबू कि 1929 में आया था दुनिया का सबसे भयंकर आर्थिक मंदी। जैसे कोरोना वायरस के टाइम में आपने देखा होगा, सब फैक्ट्री बंद, भूखमरी, एकदम चारों तरफ कोहराम मच जाता है। तो ऐसे ही आर्थिक मंदी यानी रुपया पैसा का अभाव पूरे दुनिया में हो गया था। इसके क्या कारण थे, देखिए इसके कारण यहाँ दिया हुआ है। 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था उसका सबसे पहला कारण है जरूरत से ज़्यादा उत्पादन। अब अभी बताइए, खाए वाला 10 को आप बना दीजिएगा 500 कचौड़ी, तो आपका बर्बाद होगा कि नहीं होगा, मतलब खरीदने वाला रहबे नहीं करेगा। आप बना दीजिएगा बेसी तो वस्तु बर्बाद होगा कि नहीं होगा, वही हुआ था। देखिए सामान बहुत ज़्यादा बना था लेकिन उसे खरीदने वाले ग्राहक बाजार में नहीं थे। पहला पॉइंट, जरूरत से ज़्यादा उत्पादन हो गया। दूसरा पॉइंट, बैंकों का डूबना। अमेरिका के शेयर बाजार गिरने के कारण वहाँ के बड़े बड़े बैंक बर्बाद हो गए। अमेरिका के शेयर का मतलब बाजार जो था वो गिरने के कारण अमेरिका का सारा बैंक सब बर्बाद हो गया, जिससे पैसों की भारी किल्लत हो गई। तो दो गो याद रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो गया और बैंक सब बंद हो गया। ठीक है, और दोनों पे पॉइंट पे क्या लिखना है बता दिए कि सामान बनता अधिक था मगर खरीदने वाले की संख्या कम थी। दूसरा में अमेरिका के शेयर बाजार में घटा के कारण वहाँ का सारा बैंक बंद हो गया, जिससे पैसों की भारी किल्लत हो गई। अब है विश्व बाजार। देखिए विश्व बाजार का मतलब होता है जैसे अपना सबके हाट लगता है, बाजार लगता है, तो विश्व का बाजार माने विश्व के लिए बाजार, ठीक है ना, जहाँ दुनिया के तमाम चीज़ मिल जाए उसको क्या कहेंगे, विश्व बाजार। देखिए क्या है, देखिए बाबू, वैसा बाजार जहाँ दुनिया के सभी देशों के आम लोगों के खरीदने के लिए हर तरह का सामान आसानी से मिल जाता। वैसा बाजार दुनिया के सभी देशों के वस्तु, वैसा बाजार जहाँ दुनिया के सभी देशों के वस्तु खरीदने के लिए लोगों को मिल जाता हो, उसे ही क्या कहते हैं, विश्व बाजार कहते हैं। जैसे कि भारत का विश्व बाजार यानी भारत का वो कौन सा जगह है जहाँ दुनिया का लगभग सब सामान तुमको मिल जाएगा। तो याद रखो, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। वित्त राजधानी भी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। भारत में विश्व बाजार भी कहाँ है बाबू रे, मुंबई में, है ना। तो लिखना है वैसा बाजार जहाँ दुनिया के सब तरह के वस्तु खरीदने के लिए लोगों को मिल जाए, उसे ही हम विश्व बाजार कहते हैं। भारत में मुंबई एक ऐसा जगह है जहाँ दुनिया की तमाम वस्तुएं मिल जाती हैं। इतना बात लिख करके पीछे हट जाना है, ठीक है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, देखिए दुनिया में जब बिजनेस होने लगा, सब देश में आपस में जब बिजनेस होने लगा, तो आप देखते होंगे गाँव घर में कि छोटा मोटा धंधा पानी में तू मैं झगड़ा होते रहता होता है ना। तो पूरा दुनिया बढ़िया से आपस में मिल के व्यापार करे और झगड़ा दौन नहीं हो, उसके लिए वो संगठन का स्थापना हुआ था जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। क्या नाम है बाबू रे, विश्व व्यापार संगठन। हम बात को उतना फैला के नहीं, आराम से बोलते हैं। देखिए इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए देशों के बीच जो व्यापार हो रहा है उसको आसान बनाना, टैक्स को कम करना और व्यापारिक झगड़ा को खत्म करना। इसका 2-3 को काम याद रखिएगा तो लिखा जाएगा। व्यापार को आसान बनाना, टैक्स कम करना और झगड़ा, व्यापारिक झगड़ा को सुलझाना, इसका काम था। किसका, व्यापारिक विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 1995। मुख्यालय इसका कहाँ है, जेनेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, रेशम मार्ग क्या था, संक्षिप्त में समझाइए। 2 नंबरी है ये सब, लघु उत्तरीय में है। देखिए रेशम मार्ग याद रखिएगा, प्राचीन काल का वह प्रसिद्ध व्यापारिक रास्ता, याद रखिएगा, प्राचीन काल का वह प्रसिद्ध रास्ता, हाँ, जो चीन को मध्य एशिया के रास्ते यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था।
लिखिएगा कि प्राचीन काल का वह रास्ता जो चीन को मध्य एशिया के रास्ते यूरोप से जोड़ता था, मध्य एशिया के रास्ते यूरोप से जोड़ता था, उसे रेशम मार्ग कहते थे। इस रास्ते से चीन का मशहूर रेशम यानी सिल्क पूरी दुनिया में भेजा जाता था। इस रास्ते से चीन का मशहूर सिल्क यानी रेशम पूरी दुनिया में भेजा जाता था। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है देखिए, अगला हम लोग का है कि कॉर्न लॉ क्या था और इसे क्यों हटाया गया था। 14-17 में पूछा है, 23 में पूछा है। देखिए, अंग्रेज की सरकार ने जमींदारों के फायदे के लिए मक्के के आयात पर जो रोक लगाई थी उसे कॉर्न लॉ के नाम से कहते हैं। कॉर्न का मतलब होता है मक्का, मक्का तो मकई जानते होंगे। अंग्रेज की सरकार ने जमींदार के फायदा के लिए, अंग्रेज की सरकार ने जमींदार के फायदा के लिए दूसरा देश से आने वाला मक्का पर रोक लगा दिया था। ठीक है, लिख लीजिएगा बाबू, बोलिए यस सर, कमेंट में बोलिए यस सर, जी सर, एकदम झकास, ज़बरदस्त। देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने जमींदार के फायदे हेतु दूसरे देश से आ रहे मक्का पर रोक लगा दिया था, जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। बाद में भूखमरी और जनता के भारी विरोध के कारण सरकार को यह कानून हटाना पड़ा। बाद में भूखमरी और जनता के भारी विरोध के बाद सरकार को यह कानून हटाना पड़ा। आप लोग का आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि कॉर्न लॉ कब लागू हुआ था। ये आपके किताब में व्यापार एवं भूमंडलीकरण इतिहास में दिया है, खोज करके सब बच्चा कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझे। अब उसके बाद देखिए, अगला क्या है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए, आर्थिक संकट का मतलब तो बुझिए गए होंगे, घरों द्वार में पैसा कौड़ी का कमी हो जाता है। तो बोलिए, जब किसी देश की खेती बाड़ी, व्यापार और कल कारखाना, जब किसी देश की खेती बाड़ी, व्यापार और कल कारखाना पूरी तरह से बंद हो जाए, खत्म हो जाए, जब किसी देश की वो पीछे पढ़ जब किसी देश की खेती, व्यापार और कल कारखाना पूरी तरह ठप हो जाता है तो चारों तरफ बेरोजगारी फैल जाता है, चारों तरफ बेरोजगारी फैल जाता है और देश की मुद्रा की कीमत बहुत कम हो जाती है और देश की मुद्रा का मूल्य जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसे ही, इस खराब स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। इस खराब स्थिति को बाबू रे क्या कहते हैं, तो आर्थिक संकट कहते हैं। ये भी बहुत इजी है, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब एगो ये वाला सवाल देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता रहता है। देखिए, लेकिन हम क्या कहें कि पूरे चैप्टर को सब्जेक्टिव की तरह हम नहीं पढ़ा रहे हैं, नॉलेज के लिए भी पढ़ा रहे हैं। देखिए, यह सम्मेलन जो हुआ था 1944 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, युद्ध से बर्बाद अर्थव्यवस्था को सुधारना और देशों को व्यापार के लिए धन देना। यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, याद रखना है। यह सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। यह सम्मेलन 1944 में अमेरिका में हुआ था। इस सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि जब दो देशों के बीच में आपस में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद तहस नहस हो जाता है। उस तहस नहस को फिर से ठीक करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसी से विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई। यही इसी संस्था ने विश्व बैंक बनाया और IMF बनाया। ये दोनों संस्था क्या करती है, विश्व बैंक जो है सब देश को कर्जा देती है, ठीक है, और IMF जो है व्यापार को बढ़ावा देती है। यानी यह जो है विश्व बैंक कर्जा देती है दूसरे देश को और IMF क्या करती है, व्यापार को बढ़ाने का काम करती है दो देशों के बीच में। बहुत ही शॉर्ट आंसर है, आराम से लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइन का तो उत्तर है बाबू रे। अब बोलिए ऑटोवा सम्मेलन, देखिए ये भी पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना बाबू रे। ऑटोवा सम्मेलन के बारे में पूछा गया था। देखिए, यह सम्मेलन 1932 में कनाडा में हुआ था, याद रखिएगा। ऑटोवा सम्मेलन 1932 में कनाडा में हुआ था, ठीक है। 1929 की मंदी से बचने के लिए, देखिए ऑटोवा सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ था और आर्थिक मंदी कब आया था बाबू रे, 1929 में। इससे बचने के लिए ब्रिटेन यानी इंग्लैंड और उसके गुलाम देशों ने यह बैठक किया था। देखिए, यह सम्मेलन 1932 में कनाडा में हुआ था। आर्थिक मंदी से हुए नुकसान के लिए इंग्लैंड और अपने गुलाम देश के साथ वह एक मीटिंग किया, यानी बैठक किया। इसमें तय हुआ कि देश आपस में व्यापार करेंगे
लेकिन टैक्स को कम कर दिया जाएगा। यानी सभी देश आपस में मिलकर व्यापार करेंगे और जो टैक्स लगा हुआ है ज़्यादा उसको कम कर दिया जाएगा। ये बात आपको अंत में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू ने नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बाबू मेरे, फिर से स्वागत है आपका। और दीर्घोत्तरीय में तो बस याद रखना है कि जिसका पॉइंट चमकेगा उसी का नंबर बमकेगा। सीधी बात है कि जिसका पॉइंट चमकेगा उसी का नंबर बमकेगा। दीर्घोत्तरीय याद करना बिल्कुल आसान है, पॉइंट याद रखिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 1929 में जो आर्थिक संकट आया था इसके कारणों का विस्तार से वर्णन करिए। जब ये विस्तार से देगा तो बस पॉइंट 4 5 को ढूंढ के लिख देना है। देखिए आर्थिक मंदी का कारण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला अधिक उत्पादन, देखिए छोटका छोटका पॉइंट बना दिए हैं। लिखिएगा फैक्ट्री और खेती में सामान इतना ज़्यादा हो गया कि खरीदार कम हो गए और सामान ज़्यादा हो गया। लिखिएगा फैक्ट्री और खेती में सामान इतना ज़्यादा हो गया कि खरीदार कम हो गए, सामान ज़्यादा हो गया। और अधिक उत्पादन, पहला पॉइंट 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 कर, पॉइंट जिसका चमकेगा नंबर उसका बमकेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए अमेरिकी कर्ज बंद होना, यानी शेयर बाजार क्रैश होने से, अमेरिका के शेयर बाजार के गिरने से अमेरिका का सारा बैंक बंद हो गया। यानी अमेरिका के शेयर बाजार गिरने से अमेरिका का सारा बैंक बंद हो गया, अमेरिका ने कर्जा देना बंद कर दिया, जिससे पूरे दुनिया में व्यापार ठप हो गया। ये सब गप तो अपने भी लिख सकते हैं आप कि अमेरिका में शेयर बाजार गिर गया, बैंक सब बंद हो गया, वो कर्जा किसी दूसरे बैंक को नहीं दिया, से व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। पॉइंट खाली 2 पॉइंट चमकेगा। क्या बोले, डायलॉग याद रखना है, पूछेंगे क्लास में हम कि क्या डायलॉग मारे थे। हाँ, जितना पॉइंट चमकेगा उतना नंबर बमकेगा। ये दोहा को याद कर लो, जितना पॉइंट चमकेगा एग्जाम में, पॉइंट को करके आप लीड से जितना चमका के लिखिएगा उतना नंबर बमकेगा, ठीक है। अगले देखिए क्लास, देखिए भयंकर दुनिया पर ये तो हो गया आपको कारण, ठीक है, आर्थिक संकट के कारण का विस्तार से। अब इसका प्रभाव भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कारण लिख दिए 2, अब प्रभाव देखिए इसका क्या हुआ। कारण लिख देने के बाद प्रभाव लिखना है, ठीक है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। लिखिएगा भयंकर बेरोजगारी, लिखिएगा हजारों फैक्ट्री बंद हुआ, करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए। भयंकर बेरोजगारी, दुनिया पर प्रभाव निम्नलिखित पड़ा। पहला जो है भयंकर बेरोजगारी, ठीक है। लिखिएगा हजारों फैक्ट्री बंद हो गया, करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गया। दूसरा लिखिएगा किसानों की बर्बादी, लिखिएगा कि फसल खेत, देखिए फैक्ट्री बंद हुआ, किसान बर्बाद हो गया। पहले बेरोजगारी या फिर किसान, फसल खेत में सड़ने लगी और किसान कर्ज में डूबने लगा। फसलें खेत में सड़ने लगी, किसान कर्ज में डूबने लगा, किसानों की स्थिति एकदम खराब हो गई। तीसरा बैंकों का दिवाला, लिखिएगा कर्ज वसूल न होने से, जितना बैंक कर्जा दिया था ना लोगों को, तो पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आ गया। तो कर्ज वसूल न होने से दुनिया में हजारों बैंक डूब गए। दुनिया में हजारों बैंक डूब गए मतलब बंद हो गए, ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। ये सब आप लिखिएगा इसके प्रभाव में। 2 पहले कारण लिखिएगा चमका के एकदम पॉइंट, और 3 पॉइंट लिखिएगा प्रभाव का। पहला बेरोजगारी, दूसरा किसान की बर्बादी, तीसरा बैंक का दिवाला, मतलब बैंक खत्म, ठीक है। अब देखिए बाबू, दूसरा है कि भूमंडलीकरण के फायदा और नुकसान बताए, यानी दुनिया जो आपस में व्यापार कर रहा है इसका क्या फायदा हुआ। देखिए बेहतर रोजगार, देखिए MNCS का मतलब होता है कि हम लोग के देश में जो दूसरे देश की जो कंपनियां आती है ना यहाँ पर और लगाती है ना कंपनी, इसको कहते हैं MNCS, ठीक है। तो लिखिएगा इस MNCS की जगह पर लिखिएगा डायरेक्ट लिखिएगा विदेशी, क्या लिखिएगा बाबू रे, इसके जगह लिखिएगा विदेशी कंपनी, ठीक है। लिखिएगा बेहतर रोजगार, लिखिएगा विदेशी कंपनी के आने से युवाओं को IT, कॉल सेंटर और बैंकिंग में अच्छी नौकरियां मिली, इतना बात लिखिएगा। लिखिएगा विदेशी कंपनी आने से हमारे देश के लाखों युवाओं को IT सेक्टर में, बैंक में और अन्य जगह पर नौकरी मिलने लगा, जिससे देश में बेरोजगारी कम हुआ। गप मार के लिखिएगा तो और नंबर चमकेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा सुख सुविधा में बढ़ोतरी हुआ। देखिए इतना विदेशी सामान अपना सब वीवो, ओप्पो, एप्पल, सैमसंग जो यूज कर रहे हैं, ये सब भूमंडलीकरण का देन है ना। दुनिया के तकनीक जब अपना सबके पास आया तब ना आज AC, फ्रिज, डिजिटल बोर्ड, ये तकनीक एक दूसरे देश में आया तब ना अपना सबको इतना सुख सुविधा मिल रहा है। पहले था ये सब नहीं था बउआ। तो सुनिए, लिखिएगा बेहतर सुख सुविधा, लिखिएगा विदेशी कंपनी और विदेशी ब्रांड के आने से बाजार में प्रतियोगिता बढ़ा और सामान सस्ते हो गए
अच्छे सामान मिलने लगे। आज सभी लोग इस सुख सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। आज हर घर में 4 मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, मतलब तमाम वो चीज़ जो मतलब समझिए ना, जो बहुत पहले लोग को सोचना पड़ता था, अब हर घर में देखने को आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सब किसका देन है? तो बोलिए भूमंडलीकरण का। तो लिखिएगा कि विदेशी कंपनी ब्रांड के आने से प्रतियोगिता बढ़ा, सामान अधिक मात्रा में आने लगा, सस्ता मिलने लगा, जिसका फायदा हर लोगों तक पहुंचने लगा। ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गया बाबू रे। आए बच्चा ध्यान दो। अब देखो भूमंडलीकरण के फायदा हो गया और नुकसान देखिए, नुकसान देखिए। अब देखिए बड़का बड़का कंपनी सब जो देश में आया, तो छोटका छोटका जो कंपनी अथी सब घर वाला जो उद्योग सब था, घर वाला ढकिया मुनी पाथी सब वाला उद्योग सब, तो छोटका छोटका उद्योग बर्बाद होने लगा, ठीक है। विदेशी सामान के सामने घरेलू उद्योग टिक नहीं पाए, तो पहलू का पॉइंट लिखिएगा घरेलू उद्योग समाप्त। दूसरा लिखिएगा रोजगार की अनिश्चितता, मतलब कंपनियां कभी कभी मजदूरों को काम करने से निकाल देती है। देखिए जितना भी विदेशी कंपनी आया उसे कुशल मजदूर चाहिए, पढ़ा लिखा भाई, टैलेंटेड अंग्रेजी वाला। अब मजदूर तो कभी पढ़ा नहीं बाबू, तो बहुत सारे मजदूर को जो है निकाल दिया कंपनी ने, क्योंकि विदेशी कंपनी के साथ लोकल कंपनी अटैच हो गया। अब विदेशी कंपनी वाला का स्टाइल तो विदेशी स्टाइल रहेगा, वो चाहेगा कि ऐसा हम मजदूर रखें जो एकदम कंप्यूटर सब चलाए एकदम बढ़िया से। अब भैया ईंटा उठाने वाला कंप्यूटर पे कहा जाने एक मारे हथौड़ी कंप्यूटर को फोड़ दे। इससे क्या हुआ देखिए, रोजगार की अनिश्चितता, मतलब क्या लिखिएगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने मजदूरों को निकाल दिया क्योंकि वो मजदूर कुशल नहीं थे, इसमें लिखिएगा। और तीसरा लिखिएगा अमीर गरीब की खाए। देखिए ये वाला देखिए, विदेशी कंपनियां जो आया इसका फायदा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को हुआ, जो अनपढ़ लोग थे उनको इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे एक तरफ समाज में अमीरी बढ़ने लगी तो दूसरा वर्ग वहीं गरीब होने लगा, ठीक है। ऐसे करके लिखना पड़ेगा। देखो चिंटू भाई पढ़ लो भी हो, देखो बता रहा है कि विदेशी कंपनी आने से सिर्फ पढ़े लिखे को ही अमीर, मतलब पढ़े लिखे अमीरों को ही फायदा हुआ, और जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ वस्तु यूज कर रहे हैं सब आदमी, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो भूमंडलीकरण के नुकसान रटो पनिया से रट, पहले बोल, पहले पीछे पीछे बोल, बोल लघु उद्योग कुटीर उद्योग खत्म हो गया, लघु उद्योग कुटीर उद्योग का नुकसान पहला पॉइंट। दूसरा रोजगार की अनिश्चितता, तीसरा अमीरी गरीबी की में अंतर, या सोच लिखिएगा अमीरी गरीब कहा गया, अमीर गरीब की खाए, है ना। ऐसे करके लिखना है, ठीक है। 1950 के बाद दुनिया में होने वाले आर्थिक बदलाव का वर्णन कर। देखिए 1950 के बाद दुनिया में होने वाले आर्थिक बदलाव निम्न है। क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे ही करना है। 1950 के बाद दुनिया में होने वाले आर्थिक बदलाव निम्न है, क्वेश्चन का शुरुआत ऐसे ही करना है। पहला पॉइंट लिखना है विश्व बैंक और IMF, बस ऐसे लिखिएगा विश्व बैंक और IMF। लिखिएगा यह वह संस्था था जो दुनिया में जितना भी देश युद्ध के कारण तबाह हो गया था, तहस नहस हो गया था, उसको फिर से सुधारने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। दूसरा में लिखिएगा रोज, देखिए हम जो मुंह से बोल रहे हैं उस बात को ज़्यादा पकड़िए। रोजगार में बढ़ोतरी, देखिए 1950 के बाद दोबारा से फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, है ना। 1950 के बाद दोबारा फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, लोगों की आमदनी बढ़नी शुरू हुई, टीवी फ्रिज जैसी चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा, है ना, लोगों को रोजगार मिलने लगा। लिख दीजिएगा ना भाई गपशप 2-4-5 को, क्या दिक्कत है, रोजगार में बढ़ोतरी, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा लिखिएगा, तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा। देखिए ये वाला पॉइंट एकदम VVI है बाबू, ये नहीं लिखिएगा तो नहीं होगा। व्यापारिक संगठन लिखिएगा, देशों ने आपस में व्यापार आसान करने के लिए EEC और बाद में 1995 में WTO बनाया। यानी कि देखिए एक संस्था का नाम है EEC, ठीक है ना, जो हमारे पूरे विश्व के व्यापार की देखरेख करती है, उसका नाम है EEC, और इसी का नाम बाद में क्या किया गया WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना। तो लिखिएगा देश व्यापारिक संगठन लिख दीजिएगा, तब लिखिएगा, बस ऐसे इन्हें लिख के हम बता रहे, सुनिए ना भैया, देशों के आपस में व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक सारी संस्था आई जो आपस में हो रहे झगड़ा को सुलझा रहा था, साथ में व्यापार को भी बढ़ा रहा था। ऐसे लिखिएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। देखिए विकासशील देशों का उदय, देखिए जब ये भूमंडलीकरण हुआ तो भारत जैसे देश में भी विदेशी कंपनियां आने लगी, है ना। भारत भी धीरे धीरे दूसरे देश की तरह आगे बढ़ने लगा। तो लिखिएगा
विकासशील देशों का उदय, लिखिएगा 1950 के दशक के बाद, 1950 के दशक के बाद व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत जैसे देशों में भी नए नए योजना लागू होने लगे और इन योजना के द्वारा भारत में भी फैक्ट्री बनने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगी। ऐसे लिखना है। देखिए फिर आप छापिएगा इसमें, और हम जब बोले बहुत फर्क है बाबू, फर्क है, ठीक है। ये आपका हो गया आज का तीसरा क्वेश्चन। देखो उत्तरीय का चला। अब भारत में सेवा क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, देखो भारत में सेवा क्षेत्र का विकास कैसे हुआ इसके बारे में लिखना है, ठीक है। लिखिएगा भारत में सेवा क्षेत्र का विकास निम्न तरीके से हुआ। सोचिए, लिखिएगा भारत में सेवा क्षेत्र का विकास निम्न तरीके से हुआ, ब्लैक पेन से डॉट मार के, ठीक है। पहला पॉइंट आईटी और सॉफ्टवेयर, देखिए वैश्वीकरण यानी उसी को कहते हैं भूमंडलीकरण, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र में भी ये क्वेश्चन है। देखिए वैश्वीकरण की वजह से बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनियां भारत में आया और बंगलोर दुनिया का बड़ा सॉफ्टवेयर हब बन गया। पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा जगह है जहां कंप्यूटर से संबंधित सबसे बड़ा काम सब होता है, तो बेंगलुरु, याद रखो बेंगलुरु उसका नाम है, सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छी बात है। तो आईटी और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जब साइंस रख के आगे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करोगे तो आईटी में तुमको जॉब होगा, इंजीनियर बनोगे। तो सॉफ्टवेयर यानी मोबाइल में जो एप्लीकेशन सब जो होता है, गूगल क्रोम फलाना, उसका डिजाइन बनाओगे, समझे ना। अभी बहुत लंबा जिंदगी है बाबू, रुक जाओ। बस इस पॉइंट को याद रखो। भारत में सेवा क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, तो पहला लिखना आईटी और सॉफ्टवेयर। इसमें लिखोगे क्या, तो लिखोगे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत जैसे देशों में भी आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क बनाया गया। भारत के बेंगलुरु को भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर पार्क कहा जाता है, ठीक है, जहां लाखों लोगों को कंप्यूटर संबंधित काम मिलता है। दूसरा लिखना कॉल सेंटर। देखिए सस्ते और अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं के कारण, सस्ते और अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी नहीं, सस्ते और अंग्रेजी बोलने वाले युवाओं के कारण विदेशी कंपनियां ने भारत में अपने कॉल सेंटर खोले। देखिए सस्ता में आदमी यहाँ पे मिल जाता है, 10-12 हज़ार रुपया में आराम से मिल जाता है। तो विदेशी जितना भी कंपनी था अपने ग्राहक को सेवा देने के लिए यहाँ पे कॉल सेंटर, कस्टमर केयर वाला सेंटर लगाया, ठीक है। और उस सेंटर में क्या लगाया, तो भारत के जो युवा जो थे, जो बेरोजगार थे, उन लोगों को कॉल सेंटर में दिन रात जॉब दिया जाता है। जाओ दिल्ली में तेरा 10 गो कंपनी, ऐसा विदेशी कंपनी, तुमको 10-12 हज़ार का नौकरी के लिए चिंता नहीं करना है। फ़ोन उठाइए, हेलो, है ना, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे करके पूछिए, ठीक है। उन्हीं से समस्या कहेगा, आप ओकरा अंग्रेजी में समझाइए, इसी को कहते हैं कॉल सेंटर। तो लिखिएगा पहला आईटी, दूसरा कॉल सेंटर। सस्ता और अंग्रेजी बोलने वाला युवाओं के कारण विदेशी कंपनी ने भारत में अपना कॉल सेंटर खोला, ठीक है। तीसरा बैंकिंग और बीमा। देखिए ये भी याद रखना है आपको बाबू, याद रखिएगा बैंकिंग और बीमा। लिखिएगा प्राइवेट और विदेशी कंपनी के आने से मोबाइल बैंकिंग का विस्तार हुआ, ठीक है। प्राइवेट और विदेशी कंपनी के आने से गूगल, फोन पे, पेटीएम का विकास हुआ। इतना तो लिख सकता है, हमको मालूम है। आप लोग एकदम बीमा और बैंकिंग याद रखिएगा। पर्यटन और होटल, दुनिया भर के लोग जब भारत में आने लगे, दुनिया भर के लोग व्यापार के लिए या घूमने के लिए जब भारत में आने लगे, तो जिससे होटल का निर्माण हुआ, यातायात का निर्माण हुआ और इसमें लाखों लोगों को नौकरी मिला। तो लिखिएगा कि भूमंडली, ये क्वेश्चन देखिए याद रखना है आपको। क्वेश्चन याद है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का है भारत में सेवा क्षेत्र का विकास कैसे हुआ। तो लिखिएगा पर्यटन और होटल। इसमें क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा दुनिया भर के लोग भारत में आए। भारत एक खूबसूरत देश है जहाँ पर घूमने वाले बहुत सारे जगह हैं। वहाँ जब दुनिया के लोग आने लगे तो उसके आसपास होटल खुलने लगा। वहाँ होटल के साथ साथ लोगों को ले आने के लिए परिवहन का विकास हुआ। परिवहन और इसके विकास के साथ साथ लाखों युवाओं को रोजगार मिला। जब गप क्या कहे, जितना पॉइंट चमकेगा उतना नंबर बमकेगा। लेकिन इस पॉइंट पर लिखना क्या है, ये भी बात तो समझिए। खाली लिख लो रहा हो पंडित से नहीं होगा। तो ये इस पाठ का एकदम VVI क्वेश्चन सब है, ठीक है। इसको रगड़ दो, तुम्हारा एग्जाम जिंदाबाद रहेगा। तो ये इतिहास का ये एगो चैप्टर करके 8 पाठ हो गया खत्म। राजनीति वाला प्ले स्टोर में जाके देखिए, 4 गो वीडियोस में भी डाल चुके हैं। अब आपका अर्थशास्त्र, राजनीति और भूगोल,
ये 3 गो रह गया है, राजनीति खत्म होने वाला है, तब अर्थशास्त्र पूरा पढ़ा देंगे और तब भूगोल पूरा पढ़ा देंगे। बाबू आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जिंदाबाद, तैयारी करते रहिए। मान लिए तो हार और ठान लिए तो जीत। धन्यवाद। अगले क्लास के लिए इंतजार करिए।